अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल या मूवीज़ू। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है व्हाट इज एल्डोहेक्सोसिस। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। एल्डोहेक्सोसिस, अगर आप वर्ड पर गौर करें ना तो एल्डोहेक्सोसिस दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक तो एल्डो और एक हेक्सोसिस, यानी कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट, एक ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी भी मौजूद हो और जिसके पास 6 कार्बन एटम्स हों, उसे हम एल्डोहेक्सोसिस बोलते हैं। एल्डो से मुराद एल्डिहाइडिक ग्रुप होना है और हेक्सोसिस से मुराद कि उस कंपाउंड में 6 कार्बन का होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए इसकी जो डेफिनेशन है वो हम क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी एंड 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज कॉल्ड एज एल्डोहेक्सोसिस। आगे चलते हैं इसके स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है जी, इसके लिए जो इक्वेशन यूज करते हैं जितने भी मोनोसेक्राइड है, एल्डोट्राइओस, एल्डोटेट्रोस, एल्डोपेंटोस, एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेप्टोस, उन सब के लिए जो हम इक्वेशन यूज करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए, वो इक्वेशन है 2 की पावर n स्टीरियो आइसोमर्स। अच्छा, इसमें n किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है कायरल कार्बन को, कि उस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एल्डोहेक्सोस की एग्जांपल लिया आपके सामने। ठीक है, ये एक 6 कार्बन पर मुश्तमिल एक कंपाउंड है। ठीक है, जिसके पास एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक एल्डोहेक्सोस है। अब इसमें हम नंबर ऑफ कायरल कार्बन को काउंट कर सकते हैं ताकि हम अपने स्टीरियो आइसोमर्स को कैलकुलेट कर सकें कि वो कितने होते हैं। स्टूडेंट्स, जो पहले वाली नंबर वाली कार्बन है, पहले वहां से स्टार्ट करते हैं कि देखने के लिए कि ये आया कि ये कायरल कार्बन है या नहीं। अच्छा, फर्स्ट वाली को देखें तो ये कायरल कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कायरल कार्बन के होने के लिए ज़रूरी है कि वो कार्बन 4 डिफरेंट एटम्स के साथ, ठीक है, 4 डिफरेंट एटम्स या 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाए। इस वाली कार्बन को देखें तो इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं सिमिलर एटम के साथ, वो के ऑक्सीजन है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम लास्ट वाली कार्बन पे चले जाते हैं। ठीक है जी, अगर आप इस वाली कार्बन पर गौर करें तो इस कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए हैं विद सिमिलर एटम के साथ, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं हो सकती है। इन दोनों के अलावा जो बाकी 4 कार्बन बचते हैं, ये जिसपे मैंने रेड स्टार लगाया है, ये हमारी कायरल कार्बन है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन ने 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ बॉन्डिंग की हुई है, इसलिए ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी और ये भी। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखें, इस वाली कायरल कार्बन को देखें तो इसने भी इस हाइड्रोजन के साथ इस वाली कार्बन और इस वाली कार्बन और इस वाले हाइड्रोक्साइड के साथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम के साथ इसने बॉन्डिंग की हुई है, इसलिए ये भी कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है कि सी पर ऐसा छोटा सा स्टार लगा दिया जाता है। तो हमारे पास इस एल्डोहेक्सोस में टोटल कितने कायरल कार्बन बनते हैं? 4, 1 2 3 4। इस टोटल 6 नंबर वाले कंपाउंड में हमारे पास 4 कायरल कार्बन है। इसलिए जब मैं इसके स्टीरियो आइसोमर्स निकालूंगी ना तो उसमें जो इक्वेशन है 2 की पावर n, उसमें मैं n की जगह लिखूंगी कि इसमें 4 कायरल कार्बन है, यानी कि 2 की पावर 4। n किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन को। और इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है? 4। तो 2 की पावर 4 का क्या मतलब है कि हमने 2 को 4 टाइम ओपन करना है। जब हम 2 को 4 टाइम ओपन करेंगे, 2 2 2 और ये 2, ठीक है जी, हमने इसको 4 टाइम लिख दिया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 स्टीरियो आइसोमर्स बन जाते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 16 स्टीरियो आइसोमर्स बन जाते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि एल्डोहेक्सोस के इस इक्वेशन के मुताबिक टोटल 16 स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है जी, अब 16 वो कैसे हैं? इनमें से जो 16 है, 16 में से जो 8 हैं वो बिलोंग करते हैं डी सीरीज से, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं, और जो बाकी के 8 हैं वो हैं लीवो रोटेटरी। इसलिए लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा है, 8 स्टीरियो आइसोमर्स बिलोंग्स टू डी सीरीज और रिमेनिंग 8 स्टीरियो आइसोमर्स बिलोंग्स टू एल सीरीज, यानी कि 8 डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं और 8 लीवो रोटेटरी हैं। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ, यहाँ पे जितने भी इसके 8 डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया आपके सामने। ठीक है जी, इनके जो लीवो रोटेटरी है ना वो आपके लिए बनाना थोड़ा आसान होगा। ठीक है, पहले हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा, ये 8 स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अक्सर ना स्टूडेंट्स को एक बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि वो इन 8 के 8 स्टीरियो आइसोमर्स को एज इट इज़ कैसे याद रखें, और इसके स्ट्रक्चर्स में भी थोड़ी मुश्किलात आती हैं कि इनके स्ट्रक्चर जो है वो स्टूडेंट कहते हैं हमें याद नहीं होता। तो उसके लिए हम एक आसान सी ट्रिक के जरिए इसको सोल्व करेंगे। ठीक है जी, इधर देखिए, इन 8 स्टीरियो आइसोमर्स को
याद करने के लिए आपने इस वाली लाइन को याद रखना है। अगर आपके दिमाग में ये लाइन रह जाती है ना, तो आपको पास ये सारे आपको तैयार हो जाएंगे, जितने भी आपके स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल अल्ट्रुइस्ट ग्लैडली मेक गम इन गैलन टैंक्स। ठीक है, अब इस लाइन में देखिए मैंने जो पहला वर्ड है ऑल, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? एलोज को, हमारे पहले स्टीरियो आइसोमर को। दूसरा वर्ड है अल्ट्रुइस्ट, इसमें जो पहले थ्री वर्ड्स हैं ALT, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अल्ट्रोज को। फिर है ग्लैडली, GL किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्लूकोज को। मेक गम, मेक में ये जो M है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैनोज को। और गम में ये जो G है, GU है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्लूकोज में। देखें ग्लैडली और गम दोनों G से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? जो GL है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लूकोज को, और जो सिर्फ GU है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्लूकोज को। फिर आगे वर्ड आता है आइन, इसमें जो आई है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? आइडोज को। गैलन टैंक्स में जो GA है और L है, इसके जो पहले थ्री वर्ड्स है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गैलेक्टोज को। और टैंक्स में जो TA है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्ड टेलोज को। ठीक है, अगर आपको ये लाइन तैयार हो जाती है ना, ये एक ट्रिक है जिसके जरिए हम इन 8 स्टीरियो आइसोमर्स को अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, इनके नेम्स को मेमोराइज कर सकते हैं। कैसे? ऑल अल्ट्रुइस्ट ग्लैडली मेक गम इन गैलन टैंक्स। इनके जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं रेड से, ये हमारे पास बेसिकली इन स्टीरियो आइसोमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब आपने नेम तो तैयार कर लिए। अब दूसरा हमारा जो मेन टारगेट होता है वो इनके स्ट्रक्चर्स हैं, जो अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं या कन्फ्यूजन का शिकार आते हैं। तो उसके लिए भी मेरे पास एक तरीका है कि जिसके ज़रिए हम इसको आसान बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जितने भी आपके पास स्टीरियो आइसोमर्स लिखे हैं वो सारे डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्टीरियो आइसोमर्स लिखे हैं। ठीक है जी, अच्छा डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्टीरियो आइसोमर्स में इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूँ कि आपके पास कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जो भी दिया हुआ है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी उस वक्त होता है जब उसकी जो कायरल कार्बन है, जो कि कार्बोनाइल ग्रुप से दूर है, फर्दर अवे है, उस कायरल कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमारे पास किस साइड पे प्रेजेंट हो? राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट हो, तो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। ठीक है जी, मेरी बात पे ज़रा गौर करें। ये वाला जो कायरल कार्बन है इस कार्बोनाइल ग्रुप से सबसे ज़्यादा दूर है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि सबसे ज़्यादा दूर तो कार्बन ये वाला बनता है। भाई बनता तो है ये वाला कार्बन, लेकिन ये कार्बन हमारे पास कायरल कार्बन नहीं है। और क्यों नहीं है वो मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ। ठीक है, इसलिए जो सबसे दूर कार्बन हमारे पास बनता है कार्बोनाइल ग्रुप से, वो हमारे पास ये वाला कार्बन है, जो कि कौन से नंबर पे है? 1 2 3 4 5, यानी फिफ्थ नंबर वाला कार्बन हमारे पास कायरल कार्बन है, क्योंकि वो कार्बोनाइल ग्रुप से दूर है और उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। इस वजह से हम इसको डेक्सो रोटेटरी कहेंगे। ठीक है जी, आपके पास जितने भी ये कंपाउंड नजर आ रहे हैं आपको, आप इसमें देख सकते हैं मैंने रेड से उसको मार्क किया है। ठीक है, 8 के 8 स्टीरियो आइसोमर्स में आपको ये बताने के लिए कि ये क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्टीरियो आइसोमर है। ठीक है जी, अब हम इसके स्ट्रक्चर पर चलते हैं। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन में जब हम स्टीरियो आइसोमर ड्रा करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी का, सबसे पहले जो आपने काम करना होता है ना, वो जितने भी इसके स्टीरियो आइसोमर्स हैं आप इस पर गौर करें, सबके स्टार्ट में ये कार्बोनाइल ग्रुप यानी एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी है और एंड पे CH2OH है। आप सारे स्टीरियो आइसोमर्स पे गौर करें, फर्स्ट वाली कार्बन क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, और लास्ट वाली क्या है? CH2OH। तो सबसे पहले आपने ये ऐसे स्ट्रक्चर 8 के 8 स्टीरियो आइसोमर ड्रा कर लेना है, जिसके फर्स्ट कार्बन को आपने एल्डिहाइड और लास्ट वाली को CH2OH लिख देना है। ठीक है जी, उसके बाद जो फिफ्थ नंबर वाली कार्बन है उसका मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि वो फर्दर अवे होगी कार्बोनाइल ग्रुप से, और वही कायरल कार्बन होगी क्योंकि उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पे आएगा, तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं सब में ऐसे ही है। ये तीन काम करने के बाद बाकी जो हमारे पास कायरल कार्बन बचती हैं 1 2 3, इनके जो हाइड्रोक्सिल है ना, हमने बस इसकी पोजीशन को चेंज करना है, और हमारे ये जो जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं ये खुद ब खुद आप देखेंगे आपसे बनते चले जाएंगे। ठीक है जी, अभी मैंने आपको बताया क्या काम करना है। पहला आपने सबसे पहले एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी को रखना है, लास्ट पे CH2OH रखना है तमाम स्टीरियो आइसोमर्स में, और तीसरा काम क्या करना है कि जो आपकी सबसे दूर कार्बन बनती है वो फिफ्थ नंबर वाली कार्बन है, वही हमारी कायरल कार्बन होगी, क्योंकि उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपकी राइट हैंड साइड पर आ गया। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है कि इन जो तीन कायरल कार्बन बनती हैं 1 2 3, हमने इधर इनके हाइड्रोक्सिल को और हाइड्रोजन की पोजीशन को चेंज करके हम अपने आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स को बनाते जाएंगे। ठीक है, अब जरा गौर करें डी एलोज में जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं
तमाम कायरल कार्बन के वो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। ऐसा ही है जी। अब लास्ट वाला जो हमारा स्टीरियो आइसोमर है डी टेलोज, इस पर गौर करें तो इसमें आप देखना है कि जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है। यानी कि आपके जो डी एलोज और डी टेलोज का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ऑपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है जी। इसमें सारे राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है और उसमें सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, सिवाय इस वाली कार्बन के 5th नंबर वाली की। इसका हमारे पास राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और क्यों प्रेजेंट है मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्ट्रक्चर है टेलोस का। ठीक है जी। तो ये एलोज और टेलोस कंप्लीट हो गए जी। ठीक है। अच्छा, मैंने जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं ना, इन सबको मैंने अरेंज अपनी इस ट्रिक के मुताबिक, जो मैंने ट्रिक फार्मूला बताया ना आपको, ट्रिक इस लाइन को आप याद कर लेंगे ना तो ये स्टीरियो आइसोमर्स आपको एज इट इज बिल्कुल इसी सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। ठीक है। अब एलोज और टैंक्स में जो टी एट था टेलोज, ये दोनों मैंने आपको बता दिए कैसे हैं, एक दूसरे के ओपोजिट स्ट्रक्चर है। अब हम बाकी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। देखें जो डी आल्ट्रोज है, इसके अंदर जो पहली वाली कायरल कार्बन है, सिर्फ हमने उसके हाइड्रोक्सिल को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, बाकी सबको हमने राइट हैंड साइड पे रखा है। ठीक है। आल्ट्रोज में ये किया, कायरल कार्बन को देखना है। ठीक है। इसी तरह डी ग्लूकोज में हमने अपनी सेकंड वाली कायरल कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे रखा है। ठीक है। तो आल्ट्रोज में क्या है, पहली कायरल कार्बन के हाइड्रोक्सिल को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, और डी ग्लूकोज में अपने सेकंड नंबर वाली कायरल कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। और फिर डी मैनोज डेक्सोरोटेटरी मैनोज में, क्योंकि आपने डी आल्ट्रोज में पहली कायरल कार्बन और डी ग्लूकोज में सेकंड कायरल कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा था, डी मैनोज में आपने दोनों को, पहली और दूसरी दोनों कायरल कार्बन के हाइड्रोक्सिल को अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे रख देना है। यानी कि जो पहले 4 स्ट्रक्चर हैं आपको मैं अच्छे से बता चुकी हूँ कि एलोज और टेलोज आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, थोड़े से मतलब कि उनकी जो स्ट्रक्चर है दूसरे के ऑपोजिट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिहाज से। और जो आल्ट्रोज ग्लूकोज और मैनोज हैं, इसमें हमने कायरल ग्रुप को नंबर वाइज पहले वाली को चेंज किया हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इधर लेके, फिर दूसरे वाली में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके, और तीसरे वाली में जाके हमने दोनों को इधर लिया। ठीक है। ये चारों आपको समझ आ चुके होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है। यानी ऑल आल्ट्रोइज ग्लैडली मेक, यहाँ पे हमारे 4 स्टीरियो आइसोमर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आल्ट्रोज, एलोज, आल्ट्रोज, जीएल यानी कि ग्लूकोज, और एम से मैनोज। अब जो हमारे पास नेक्स्ट 4 स्टीरियो आइसोमर्स हैं, हम उसको कैसे अरेंज करेंगे। देखिए इन चारों को आपने जब अरेंज किया हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, तो आपने छेड़छाड़ किन 2 कायरल कार्बन के साथ की थी, पहली और दूसरी। अब जो हमारे पास बाकी के 4 है ना, इसमें जब हम छेड़छाड़ करेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो कि कायरल कार्बन के हैं, वो हम जो लास्ट वाली कायरल कार्बन है, ये तीसरी वाली, इसके साथ थोड़े से पंगे करेंगे और उसको फिर स्ट्रक्चर्स को अरेंज करेंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। देखें अभी हमारे पास डी ग्लूकोज है, पहले मैंने क्या कहा, पहली दूसरी कायरल कार्बन के साथ हम अपना काम कर रहे थे। अब हम करेंगे अपनी 3rd नंबर वाली कायरल कार्बन के साथ। पहले 4 में आपने पहली दूसरी कायरल कार्बन के साथ काम करना है, फिर उसके बाद जो 5वां स्टीरियो आइसोमर होगा उसमें आपने किसके साथ काम करना है, 3rd नंबर वाले अपनी कायरल कार्बन के साथ। ठीक है। सबको मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अपनी राइट हैंड साइड पे रखा है, सिवाय इस कायरल कार्बन के जो कि 3rd नंबर वाली है, उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे रख दिया, तो वो डी ग्लूकोज बन गया। ठीक है। अब डीआईडोज को एक दफ़ा छोड़ें, पहले हम ग्लैक्टोज के पास जाते हैं, फिर हम अपने डीआईडोज को भी डिस्कस करते हैं। देखें ग्लैक्टोज में हमने क्या किया है, देखें डी ग्लूकोज में तो हमने 3rd नंबर वाली कायरल कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे रखा था, लेकिन डी गैलेक्टोज में हमने अपनी 3rd वाली भी और 2nd नंबर वाली कायरल कार्बन दोनों के हाइड्रोक्सिल को अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया है। ठीक है जी। और ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है भाई, इसने तो रहना ही इधर है ना, वो मैं बता चुकी हूँ क्यों, क्योंकि ये सब स्ट्रक्चर्स क्या हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं। ठीक है। तो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज भी हो गए। अब बचता है आइडोज। आइडोज में क्या है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मौजूद है। अगर पहली का इधर है तो दूसरी का इधर है, यानी कि पहली का अगर लेफ्ट हैंड साइड पे तो दूसरी का राइट हैंड साइड पे, तीसरी का अगर लेफ्ट पर है तो चौथी का फिर राइट हैंड साइड पे, यानी कि कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे और ऐसे। अच्छा, इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि आइडोज को आप कह लें कि इसका सबसे डिफरेंट स्ट्रक्चर है, पहली और तीसरी कायरल कार्बन का सेम जो हाइड्रोक्सिल है सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सेम साइड पे हैं। देखिए पहली और तीसरी कायरल कार्बन पे गौर करें, इन दोनों के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सेम साइड पे हैं,
यहाँ पे हाइड्रोजन भी दोनों के सेम साइड पे हैं। इसी तरह दूसरी और चौथे नंबर वाली कायरल कार्बन पे गौर करें तो इन दोनों के जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सेम साइड पे हैं। देखिए दूसरी और चौथी के हाइड्रोक्साइड एक साइड पर है और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर है। ठीक है जी, तो मैं दोबारा से आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ थोड़ा कि एलोज और टेलोज दोनों एक जैसे हैं लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कैसे? हाइड्रोक्सो ग्रुप के लिहाज से इसके सारे के सारे राइट हैंड साइड पे, उसके सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड पे, मास सिवाय इस कायरल कार्बन के। क्यों? क्योंकि ये डेक्सो रोटेटरी है। ठीक है जी, उसके बाद हम करते हैं अल्ट्रोज, ग्लूकोज और मैनोज की। ठीक है, तो इन सब में हमने क्या करना है, पहली वाली कायरल कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को चेंज किया, यहाँ पे दूसरी वाली के इस मैनोज में आके हमने दोनों को चेंज कर दिया। ठीक है, ये यहाँ तक 4 हो जाते हैं। जो अगले 4 हैं उसमें हमने किस कायरल कार्बन को लेना है, जो हमारी लास्ट वाली है। तो हम लास्ट वाली तो सिर्फ थर्ड को कह सकते हैं क्योंकि फोर्थ तो फिक्स रहेगी, उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर ही रहेगा हमारी राइट हैंड साइड पे। क्यों रहेगा? क्योंकि वो डेक्सोरोटेटरी है। तो हम थर्ड वाली को हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर लिखा तो वो बन गई ग्लूकोज, ग्लूकोज। और अगर हम गैलेक्टोज में देखें तो हमने क्या किया है कि जो हमारी दूसरी और तीसरे नंबर वाली कायरल कार्बन है उसके हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। और आइडोज में हमने क्या किया, पहली और तीसरी कायरल कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड पे हैं और दूसरी और चौथी कायरल कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट हमारे सेम साइड पर है। तो जी यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।